गांव की दो जुगाड़ू देवरानी जेठानी। गंगा और पायल की शादी शहर में बसे दो भाइयों अनिल और सुनील से हो जाती है। शादी करके जैसे ही दोनों अपने ससुराल आती हैं, तो हाथों में आरती की थाली लिए उनकी सास मधु उनका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ मेरी दोनों बहू, अब अपने पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। इसके बाद गंगा और पायल दोनों ही अपना घूंघट उठाती हैं और कलश को गिराकर अंदर आ जाती हैं और अपनी सास और ननद को देखकर दोनों देवरानी जेठानी कहती हैं, अरे मोरी मैया, हमरी ननन तो एकदम गुलाब के फूल जैसन सुंदर दिखत है। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहत हो। इनके तो देखकर ऐसन लागत है जैसे ही तो अभी अभी गुलाब के पानी से नहा कर आई हो। थैंक यू आप दोनों का। यू कम कम ननन जी। यू कम कम है। ये ननन जी क्या लगा रखा है? मेरा नाम शीतल है। आप मुझे शीतल कहकर भी बुला सकती हैं। भाभी, ये शहर है, यहाँ गांव का गवारपन नहीं चलता, इसीलिए शहर वालों की तरह समझदारी वाली बातें ही करना। पर तोहार दोनों भौजाई तो पहले से ही बहुत चतुर हैं। आप तो बस आगे आगे देखकर जाइए। दरअसल अनिल की शादी गंगा से और सुनील की शादी पायल से बचपन में ही एक दूसरे के साथ हो जाती है, क्योंकि उनके पिता ने उनकी शादी बचपन में ही पक्की कर दी थी। अनिल और सुनील के पेरेंट्स तो शहर में आ गए थे, लेकिन गंगा और पायल के पिता गांव में ही रह जाते हैं। उन दोनों की बचपन में शादी तय हो गई थी, इसलिए बड़े होते ही उनके परिवार वालों ने उनकी शादी करवा दी। इन दोनों बहुओं के ससुराल वाले सभी पढ़े लिखे थे, जबकि वो दोनों बहन गांव में रहती थी और वो बस 10वीं तक ही पढ़ी थी। शादी के अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके रसोई में आ जाती हैं और सबके लिए चाय बनाने लगती हैं, लेकिन तभी गैस खत्म हो जाती है। हाय तैया, ई का दीदी, यहाँ तो गैसवे खत्म हुई गवा। अब क्या करे? हाँ गंगा दीदी, हम हो यह सोचत वानी। अच्छा हुआ, देखो वहाँ एक रोड पड़ा है। पायल के इस तरह कहने पर गंगा जल्दी से उस रॉड को उठाती है और चाय के पतीले में डाल देती है, लेकिन तभी रसोई में उसकी ननद शीतल आ जाती है और वो अपनी भाभीियों को ऐसा जुगाड़ करते हुए देखकर हक्की बक्की रह जाती है। अरे ये क्या कर रही हो भाभी आप दोनों? वो ननन जी, गैस खत्म हुई गवा था ना, तो हम दोनों बहनें अपना जुगाड़ू दिमाग लगाई और बना डाली सबका खातिर चाय। क्या भाभी, आप दोनों पागल हैं? भला रॉड लगाकर कौन चाय बनाता है? अच्छा ठीक है, अब आप जल्दी से सभी को चाय दे दो, लेकिन आगे से अपना ये देसी जुगाड़ मत लगाना। लेकिन शीतल के कहने पर क्या ही होना था, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। आगे दोनों देवरानी जेठानी क्या क्या जुगाड़ लगाने वाली थी, ये तो कोई नहीं जानता था। एक रोज की बात है, जब जेठानी यानी गंगा घर के साफ सफाई वैक्यूम क्लीनर से कर रही थी, तभी अचानक से वैक्यूम क्लीनर काम करना बंद कर देती है। अरे मोरी मैया, ये बिजली से चलने वाला झाड़ू तो बंद हुई गवा। अब का करी? जल्दी से कौनो जुगाड़ सोच गंगा, ताकि अपना काम बन जाए और हमारे पैसे भी बच जाएं। गंगा भी ये सोच ही रही थी कि तभी उसका ध्यान अपने सोसाइटी के बाहर एक पार्क में जाती है, जहां एक ताड़ का पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, क्या जुगाड़ू आइडिया आया है हमारे दिमाग में। गंगा सोसाइटी के पार्क में आ जाती है और ताड़ के हरे पत्तों को तोड़ने लगती है। तभी वहां सोसाइटी का गार्ड आकर गुस्से में बोलता है, अरे ओ गंवार औरत, इन पेड़ों को तोड़ने में क्यों लगी हुई हो? अरे ओ हवलदार से दिखने वाले चौकीदार बाबू, आगे ज्यादा अपनी जुबान खोलेंगे ना तो हम देंगे आपको एक उल्टे हाथ का रख के, समझे? और वैसे भी ये पैड तुम्हारी बाप का है का? गार्ड को 4 बातें सुनाकर गंगा ताड़ के घने पत्ते तोड़ लाती है और उन्हें लेकर घर आ जाती है और उनसे झाड़ू बनाकर तैयार करती है और झाड़ू लगाने लगती है। तभी मधु गुस्से में तिल मिलाती हुई गंगा पर बिगड़ने लगती है। क्यों रे गंगा बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू सोसाइटी के गार्ड से लड़कर आ रही है और ये तेरे हाथ में क्या है? सासू माँ, ये झाड़ू है, झाड़ू जिसे हमने ताड़ के पत्ते से बनाया है। तभी वहां पर उसकी देवरानी पायल भी आ जाती है। अरे वाह दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया, हम तो मान गए आपको। अरे चुप करो तुम दोनों, भला इतनी कंजूसी करके भी क्या फायदा? हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं,
एक दिन आप दोनों की इस चिंदी चोरी ना हमारी इज्जत की बैंड बजा कर ही रख देगी। इस तरह दोनों जुगाड़ू बहुओं को घर वालों ने खूब खरी खोटी सुनाई। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। आप देखिए पायल, हम इन बर्तनों को इतना घीस घीस कर चमकाएंगे कि इसमें हमारा चेहरा भी बिल्कुल आईने जैसा साफ साफ दिखाई देगा। हाँ हाँ दीदी, हमका बिल्कुल अच्छे से पता है। और वैसे भी हम दोनों गांव माँ मिट्टी से ही तो बर्तनवा को धोवत रहे। आज सच माँ जी तो हमसे बहुते खुश हो जाई हैं। ऐसा सोचकर दोनों देवरानी जेठानी अपने बर्तनों को मिट्टी में खूब धोती हैं। तभी वहां पर उनकी नंद शीतल आ जाती है और ये सब देखकर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती है। अरे भाभी, क्या आप दोनों अपने जुगाड़ू पत्तियों से बाज नहीं आएंगी? अरे ये मिट्टी है, इनमें बहुत से जर्म्स होते हैं। जब घर में डिटर्जेंट रखे हुए हैं तो फिर आप इसे क्यों धो रही हो? जल्दी से इन्हें हटा दो, अगर मम्मी ने देख लिया तो आज आपकी खैर नहीं। शीतल के इस तरह कहने पर दोनों देवरानी जेठानी काफी डर जाती हैं और तुरंत मिट्टी से बर्तनों को धोना बंद कर देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन गंगा का पति अनिल लैपटॉप पर काम कर रहा होता है कि तभी उसके लैपटॉप पर चाय गिर जाता है और वो गंदा हो जाता है। जिस पर वो अपनी पत्नी से कहता है, गंगा, इस लैपटॉप और मोबाइल पर थोड़ा चाय गिर गया है, जिससे गंदा हो गया है। तुम एक काम करना, इसे कपड़े से अच्छे से पोंछ कर थोड़ा धूप में रख देना, ठीक है? ध्यान रहे इसमें आज की मीटिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो भूलना मत। जी बिल्कुल हमार सजनवा। ऐसा कहकर गंगा उस लैपटॉप और मोबाइल को वहां से लेकर जाने लगती है। वो उसे लेकर सबसे पहले बाथरूम में जाती है ताकि उसे कपड़ों से साफ कर सके। तभी उसे वहां पर उसकी देवरानी यानी पायल दिखाई देती है, जो वॉशिंग मशीन चला रही होती है। अरे पायल, ये का बवाल है? अरे दीदी, बवाल नहीं बल्कि वॉशिंग मशीन है। हमका शीतल दीदी ने बताया कि इमा सारे गंदे कपड़े साफ हो जावत है। साचो में? यानी इसमें हम कोई गंदा चीज डाले वो साफ हो जाई है? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल। फिर क्या था, पायल के इतना बोलते ही गंगा के हाथों में उसके पति का लैपटॉप और मोबाइल होता है। वो उसे साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देती है। कुछ देर तक वॉशिंग मशीन चलने के बाद उसमें से तेज आवाज आने लगती है और एक शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है, जिससे सारे घर वाले एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और गंगा और पायल से पूछते हैं, अरे बहू, ये आवाज कैसी? अब क्या तुमने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया? कुछ नहीं माँ जी। अरे भाभी, ऐसे कैसे नहीं? कुछ ना कुछ तो हुआ है। इतनी तेज तेज आवाज आ रही थी, कहीं आप लोगों ने इस वॉशिंग मशीन के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? और ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? एक मिनट, हटिए आप लोग। जैसे ही शीतल वॉशिंग मशीन का हाल देखती है, वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसके अंदर अनिल का मोबाइल और लैपटॉप पूरी तरह से खराब हो गया था। भाभी, ये सब क्या है? गंगा, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें तो बस धूप में सुखाने के लिए बोला था ना। तुम इसके साथ क्या कर रही थी? तुम्हें एक पैसे की भी अकल है? हाँ, कि क्या चीज को कैसे क्या करना है? तुमने अब तक की मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। सच में एक नंबर के बेवकूफ हो यार, गांव की गंवार हो। हैं? तुम सिर्फ जुगाड़ के नाम पर चीजों को खराब करना जानती हो और कुछ भी नहीं। ओ जेठ जी, इमा दीदी की कौनो गलती नहीं है। हमने ही कहा था इसमें डालने के लिए ताकि वो साफ हो जाए। अरे फिर तो तुम दोनों बेवकूफ हो। ये वॉशिंग मशीन है, इसमें तो सिर्फ कपड़े धोए जाते हैं। आज तुम दोनों ने सच में बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। जब तुम्हें जो चीज बताया जाता है तुम वो क्यों नहीं करती? तुम अपना दिमाग इतना क्यों दौड़ाती हो? मुझे लग रहा है अब तुम दोनों को तुम्हारे मायके भेजना ही होगा, नहीं तो तुम इस घर को ही एक दिन गिरा दोगी। इस तरह पूरे घर वाले दोनों देवरानी जेठानी को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। नहीं नहीं माँ जी, हमका मायके नहीं भेजिए, हमका माफी दे दो। हाँ हाँ, अब से दोनों बहनें कौनो जुगाड़पंती नहीं दिखाएंगी माँ जी। माँ, हम सभी शायद ही बेफजूल ही भाभी को डांट रहे हैं। भला इन्हें क्या पता, ये तो गांव में रही हैं। शहर के तौर तरीकों से तो वो आज भी अनजान है। हमारा ही फर्ज बनता है कि हम इन्हें अपने साथ एक एक चीज सिखाएं। इसमें जितनी भाभी की गलती है उतनी ही हमारी भी गलती है। शायद तू ठीक कह रही है शीतल। ठीक है, मैं तुम दोनों को तुम्हारे मायके नहीं भेजूंगी,
लेकिन ध्यान रहे कि अब से कोई जुगाड़ करने से पहले तुम दोनों हमसे एक बार सलाह मशवरा जरूर ले लेना। हम तुम्हारी आज़ादी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि तुम अपनी अतरंगी दिमाग ऐसे ही चलाओगी। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, इन्हें भूल जाओ। इस तरह मधु के कहने पर सभी घर वाले गंगा और पायल को माफ कर देते हैं और अब वही दोनों बहुएं भी जुगाड़ूपंती सही जगह पर इस्तेमाल करती हैं, जिससे घर वालों को कोई नुकसान नहीं होता है। आइए देवरानी जी, आज से ये घर आपका भी हुआ। अब हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर इस घर को संभालेंगी। जी भाभी। ठीक है बड़ी बहू, अब तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो बहू को अंदर भी ले जाओ। जी माँ जी। चलिए देवरानी जी, मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। इसके बाद बबीता अपनी देवरानी को घर के अंदर ले जाती है और सोनम को उसका कमरा दिखा देती है। देवरानी जी, आज से यही आपका कमरा है। जी भाभी, कमरा तो काफी अच्छा है। अरे ओ बड़ी बहू, कहाँ रह गई? जरा एक कप चाय तो बना ला। शादी की वजह से बहुत थकावट हो गई है और सर में दर्द भी हो रहा है, तो एक कप जल्दी से चाय बना ला। जी जी माँ जी, अभी लाई। बस आप 5 मिनट रुकिए। चलो सोनम, अब तुम आराम करो, मैं माँ जी के लिए चाय बनाने रसोई में जा रही हूँ। अरे भाभी, मैं भी चलती हूँ ना रसोई में। मैंने अपना कमरा तो देख ही लिया, अब किचन भी देख लूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो चलो। इसके बाद सोनम और बबीता किचन में चली जाती हैं और वहां जाकर बबीता चाय बनाने लगती है। भाभी, अगर आप कहे तो मैं आपकी कोई मदद करूं? नहीं नहीं देवरानी जी, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपकी कल पहली रसोई है और शायद अभी आप माँ जी का स्वभाव नहीं जानती हैं। माँ जी खाने पीने के हर चीजों में नुक्स निकालती हैं, और अभी से तुम कुछ देने गई तो वो तुम्हें ही ना सुना दे, तो तुम अभी रहने ही दो। ठीक है भाभी, जैसा आप कहें। इसके बाद बबीता चाय बनाकर अपनी सास को दे देती है। ऐसे ही पूरा दिन कब निकल जाता है किसी को पता नहीं चलता। अब रात हो जाती है और आज सोनम और विशाल की सुहाग रात होती है। सोनम, आखिरकार हमारी लव मैरिज हो ही गई ना। हम दोनों इस पल का पता नहीं कितने सालों से इंतजार कर रहे थे। हाँ विशाल जी, मैं भी शादी करने के लिए बहुत ही बेकरार थी। भगवान ने जैसे तैसे करके हमें आखिरकार मिला ही दिया। ओह, अब इस पंखे को क्या हुआ यार? ये बंद क्यों पड़ गया? अरे विशाल जी, अब ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे में तो रात भर मच्छर हमारा खून चूस जाएंगे। अब हम क्या करें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लग रहा है कि आज की रात मतलब हमें ऐसे गुजारना पड़ेगा। नहीं विशाल जी, मेरे पास एक आइडिया है। हमारे कमरे का पंखा खराब हुआ है, किचन का तो नहीं। क्यों ना हम आज की रात अपनी रसोई में ही बिताएं? वैसे भी घर वाले सभी सो गए हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। रसोई में देखो ना, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो हम आज की रात रसोई में बिता लेंगे। जी, मैं तो कंफर्टेबल ही हूँ। जिसके बाद विशाल और सोनम आज ही रात बिताने के लिए रसोई में चले जाते हैं। हाँ, यहाँ ठीक है। यहाँ थोड़ा ठंडक भी है, नहीं तो वहाँ तो हमारा दम ही घुट जाता, और ऊपर से मच्छर हमारे शरीर का सारा खून पी ही जाते। हाँ, ये तो अब छोड़ो भी नहीं सब बातें। मतलब आज हमारी सुहाग रात है और अब थोड़ी प्यार भरी बातें हो जाए। जी क्यों नहीं। इसके बाद सोनम और विशाल रसोई में पूरी रात प्यार भरी बातें करते हैं और अपनी सुहाग रात मनाते हैं। ऐसे ही उनकी रात गुजर जाती है और सुबह होने से पहले दोनों ही वहां से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं सोनम नहा धोकर हॉल में आती है, जहां उसकी सास सुलोचना उसे किचन में जाने के लिए बोलती है। किचन में सोनम की जेठानी पहले से ही खाना बना रही थी। क्या हुआ, आते ही माँ जी ने रसोई में भेज दिया ना? हाँ दीदी, चाय बनाने के लिए कहा है माँ जी ने। चाय तुम बना लेती हो ना? हाँ हाँ दीदी, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। आज ऐसी चाय बनाऊंगी ना कि माँ जी फिदा हो जाएंगी मुझ पर। ये सुनकर बबीता जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ, क्या हुआ भाभी, आप हंस क्यों रही हैं? मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि माँ जी को खाना खिलाना, इम्प्रेस करना इम्पॉसिबल है। माँ जी कुछ न कुछ कमी निकाल ही देंगी। सोनम ने मन में सोचा कि उसकी जेठानी उसके सास के खिलाफ उसे भड़का रही है। खुद शायद अच्छा खाना नहीं बना सकती, इसलिए शायद जेठानी जी मुझे भड़का रही हैं। रुक जाओ भाभी, चाय बना कर दिखाती हूँ। सोनम ने अदरक और इलायची के साथ चाय बनाई और पहले बबीता को दी। एक सिप पीकर देखिए भाभी, कैसी बनी है चाय? बबीता ने एक सिप पीकर कहा, आहा, मजा ही आ गया। बहुत ही अच्छी बनी है।
मैं भी इतनी अच्छी चाय नहीं बना सकती। तो फिर आप क्या बोलती हैं, माँ जी को ये पसंद आएगी ना? देवरानी जी, आप लेकर तो जाइए, फिर आप खुद ही देख लीजिएगा। ये सुनकर सोनम बड़े गर्व के साथ अपनी सास के पास चाय लेकर जाती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने चाय बनाई है। दो बहू, लेकिन चाय जैसी खुशबू क्यों नहीं आ रही है? माँ जी, चाय की खुशबू आ तो रही है। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी? मुझे तो कोई खुशबू ही नहीं आ रही है। खैर छोड़ो, पीकर देखती हूँ। अरे इसमें तो दूध ज्यादा हो गया और पत्ती भी कम है, साथ ही अदरक इलायची का भी स्वाद नहीं आ रहा है। आजकल की ये लड़कियां तो ठीक से चाय भी बनाना नहीं जानती। ये सब सुनकर सोनम थोड़ी मायूस सी हो गई और वो अपना मुंह फुलाकर रसोई में लौट आई। इसके बाद बबीता ने कहा, क्या हुआ देवरानी जी? कहा था ना मैंने, बिल्कुल सही कहा था भाभी आपने। इतनी अच्छी चाय बनाई और माँ जी ने पीने से पहले ही कमी निकाल दी। 5 सालों से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। बहन, तुम मेरी देवरानी हो, लेकिन तुम मेरी बहन जैसी हो, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही बोला था। पूरे 5 सालों में माँ जी ने मेरी एक बार भी मेरे खाने की तारीफ नहीं की। ये तो गलत है ना दीदी? अभी गलत का तुमने देखा ही क्या है, ये तो बस अभी शुरुआत है। तब सुलोचना ने चिल्लाकर कहा, छोटी बहू, चाय तो बनी नहीं तुमसे, आज का दोपहर का खाना तुम बनाओगी। ठीक है माँ जी। इसके बाद सोनम ने भी चिल्लाकर जवाब दिया। उसके बाद वो खाना बनाने की तैयारी में लग गई। बबीता भी उसमें उसकी मदद करने लगी। कुछ देर बाद उसकी सास सुलोचना किचन में आती है और अपनी छोटी बहू से कहती है, अभी तक तुम सब्जी तक नहीं काट पाई, दोनों ही निकम्मी हो एकदम। लेकिन माँ जी, अभी सिर्फ 15 मिनट ही तो हुए हैं। हाँ तो 10 से 15 मिनट में 10 तरीके की सब्जियां मैं बना देती हूँ। आजकल की लड़कियों में वो बात ही कहाँ है। जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। ये कहकर सुलोचना चली जाती है। देखा, अभी तुम देखते जाओ, माँ जी ऐसे कम से कम 10 बार आएंगी और 10 बार ताना मार कर जाएंगी। सुलोचना हर 10 मिनट बाद किचन में आती रही और ताना मारती रही। तुम दोनों को तो वापस तुम्हारे मायके रख कर आना चाहिए, मुझे ऐसी निकम्मी बहू नहीं चाहिए। और जब खाना बनकर तैयार हो गया, तब सुलोचना ने कहा, कितनी देर लगा दी तुम दोनों ने? इतनी देर में बस 5 से 7 पकवान ही बन पाए हैं। हाँ, हे भगवान, मुझे उठा लो। खैर, खाना दो। खाना खाते ही सुलोचना चिल्लाने लगी, ये भी कोई सब्जी है? स्वाद ही नहीं है कुछ, ना नमक का स्वाद है, ना अदरक का, ना ही जीरे का, ऊपर से मिर्च भी ज्यादा है। बिल्कुल बकवास खाना है ये। ससुराल में पहले दिन ये सब सुनकर सोनम अंदर से टूट गई थी। इसके बाद बबीता ने उसे समझाया, सोनम, ऐसे दुखी मत हो, मैं 5 सालों से ऐसे ही सह रही हूँ, तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी। लेकिन भाभी, माँ जी ऐसे करती क्यों है? हमें परेशान करके उन्हें मजा आता है, उन्हें सास बनने का एहसास होता है। पर ये तो गलत है ना दीदी? गलत तो बहुत कुछ है बहन, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हमारे नसीब में तो यही लिखा है। नहीं नहीं, भगवान सब कुछ देख रहे हैं, भगवान सब कुछ ठीक कर देते हैं। बस तुम जैसा कह रही हो वैसा हो जाए। चलो, अब तुम खाना खा लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। इतना कुछ सुनने के बाद सोनम के गले से खाना नहीं उतर रहा था। उसने किसी भी तरह से खाना खाया और हर रोज यही सिलसिला चलने लगा। सुबह से लेकर रात तक दोनों देवरानी जेठानी का वक्त ऐसे ही रसोई में बीत जाता था, लेकिन फिर भी उसकी सास खुश नहीं होती थी। इस तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और ऐसे ही सोनम डर डर कर जीने लगती है और हर रोज भगवान को बुलाने लगती है। और शायद भगवान ने सोनम की सुन भी ली थी, क्योंकि विदेश से सुलोचना की ननद हेमा आ जाती है, यानी बबीता और सोनम की बुआ सास। आइए दीदी, बड़े सालों बाद आई है। हाँ भाभी, वो तो है। अब ये सब छोड़िए, बताइए मेरी दोनों बहुएं कहाँ हैं? वो तो ननंद जी रसोई में है, जाइए, रसोई में ही वो दोनों आपको मिल जाएंगी। इसके बाद हेमा रसोई में जाती है, जहाँ सुलोचना की दोनों बहुएं उनसे गले मिलती हैं, साथ ही उन दोनों के हाल चाल पूछती है। और वहाँ पर सुलोचना के बारे में हेमा के सामने सारा राज खुल जाता है। अच्छा, तो ये बात है, भाभी तुम दोनों के साथ ऐसा कर रही है। लेकिन अब तुम दोनों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना। इसके बाद हेमा अपनी भाभी के पास जाती है और उनसे कहती है, भाभी, मुझे आपकी बहू के हाथों का कुछ नहीं खाना, मुझे तो अपनी भाभी के हाथों का खाना खाना है। क्या आप अपनी ननंद के लिए खाना नहीं बना सकती? क्यों नहीं ननंद जी? अब ये क्या आफत आ गई है। मैं तो ननंद जी का स्वभाव जानती हूँ, वो वैसे भी बहुत चिड़चिड़ी है।
और आज तक उन्होंने मेरे खाने की कभी तारीफ तक नहीं की। सुलोचना ये मन में सोचते हुए किचन में जाती है और अपने ननद के लिए खाना बनाती है। कुछ समय बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है और डाइनिंग टेबल पर लग जाता है, जहाँ सुलोचना की ननद खाना खाती है और कहती है, छी छी भाभी, ये भी कोई खाना है? इतना बकवास, ना कोई स्वाद है, ना ही नमक, ना ही मिर्ची। आप खाना बनाना भूल गई हैं क्या? वो ननन जी। हेमा के इस तरह कहने पर सुलोचना को अपने द्वारा किए गए बहुओं पर रवैया याद आ जाता है। क्यों भाभी, कुछ याद आया? आप भी ऐसा ही करती है ना अपनी बहुओं के साथ। अब आपको भी पता लग गया होगा कि उन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इंसान आपके लिए जी जान से मेहनत करके आपके लिए कुछ बनाता है, तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, ना कि बुराई। हेमा द्वारा ये बात सुनकर सुलोचना को काफी बुरा लगता है और वो अपनी ननद और बहू से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बहू, मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैंने हर चीज में बस तुम्हारी कमियां ही निकाली है, जबकि तुम काबिले तारीफ थी। नहीं नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ माँ जी, सोनम बिल्कुल सही कह रही है। इस तरह से दोनों बहुएं अपनी सास को माफ कर देती हैं और उनकी बुआ सास के द्वारा सुलोचना को एक सबक मिल जाता है और वो अब कभी भी अपनी बहुओं के खाने में कमियां नहीं निकालती। इस तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।